देश प्रदेश की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। यूपी पुलिस ने उमेश पाल कत्ल केस के मुलजिम गैंगस्टर अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से इतवार की शाम 5:44 पर बाहर लाया। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद को वैन में बिठाया और प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। जेल के बाहर अतीक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो मुझे मारना चाहते हैं। अतीक को मंगल यानी 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एमएलए खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक यूपी एसटीएफ की वैन में तकरीबन 1300 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। ये सफर 22 से 24 घंटे का हो सकता है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस ने ताहाल रूट की जानकारी को बेहद खुफिया रखा है। अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? उनका प्रोग्राम मालूम है। ऐसे में अब बाहुबली लीडर अतीक अहमद की गाड़ी उलटने की बातें हो रही हैं। जब एसपी सरबराह अखिलेश यादव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने यूपी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपने वुज़रा से कहा होगा कि गाड़ी पलट जाएगी, इसीलिए उनके वजीर ऐसे बयान दे रहे हैं। अखिलेश ने मजीद कहा कि गाड़ी उलटने का यह रिकॉर्ड कहीं नहीं जाएगा। बता दें कि गैंगस्टर अतीक अहमद इस वक्त अतीक अहमद से उमेश पाल कत्ल केस के हवाले से पूछताछ होनी है। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। नहीं वो तो क्यों कर सकता है? ये भी तो रॉबर्ट का ही कमाल है ना। तो कौन से रॉबर्ट क्या लाल टोपी पहन के आएगा? क्या बात कर रहे हो आप भी? रॉबर्ट का कमाल नहीं है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, सैटेलाइट का कमाल है। अरे भाई पुराने जमाने मॉडल पत्रकार हो। माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है। जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे। माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है। जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे। देश प्रदेश में एक और बेहद अहम खबर। राहुल गांधी की हिमायत में आज कांग्रेस ने सत्याग्रह नाम से मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। आज दिल्ली में राजघाट पर सत्याग्रह के पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। आज दिन भर जलसा करने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने गांधी जी की समाधि पर जाकर उन्हें खिराज पेश करते हुए अपनी सत्याग्रह खत्म की। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके खानदान ने मुल्क में जमहूरियत को फलने फूलने का माहौल फराहम किया और मुल्क को अपने खून से सींचा। उन्होंने अपने खिताब में बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीयत खत्म किए जाने की मुखालिफत की। आज की संकल्प सत्याग्रह के लिए राजघाट पहुंचने वालों में जगदीश टाइटलर भी शामिल रहे। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस सच्चाई के नाम पर गलत कर रही है। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत की मनसूखी के हवाले से हुकूमत पर लग रहे इल्जामात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और एक खानदान अपने को अदलिया से ऊपर समझता है। सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है। क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है।
हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसके लीडरान को मगरूर कहा। नड्डा ने कहा, कांग्रेसी लीडर इंतहाई पसमानदा लोगों को जात पात से मुताल्लिक गालियां देते हैं और फिर माफी भी नहीं मांगते। उनके लिए अना बड़ी है और समझ छोटी। कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब करप्शन, कमीशन, तकसीम, इक़्रबा परवरी, परिवारवाद है, जबकि बीजेपी का मतलब मिशन, समाजी खिदमत, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, समाज को बाइख्तियार बनाना है। अभी आज पता चला मुझे कि सारे देश में कांग्रेस पार्टी वाले सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह, अरे सत्याग्रह तो 1906 में महात्मा गांधी ने किया था साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने 1919 में किया था भारत में। किसके लिए किया था? भारत के सम्मान के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत की अस्मिता के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत में भारतीय का राज हो, इस बात को बढ़ाने के लिए किया था। आप सत्याग्रह कर रहे हो, किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हो? क्या है आपका अहंकार? लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर है। कोर्ट कहता है आपको, न्यायालय कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इनकार करते हैं। आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अहंकार नहीं गया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे भाई, संविधान से तो डरो, कानून से तो डरो, कोर्ट से तो डरो, कुछ तो समझो। लेकिन नहीं, ऐसी समझदारी, अहंकार इतना बड़ा और समझदारी इतनी छोटी। सत्याग्रह करने चले हैं। मित्रों, देश कभी इनको माफ नहीं करने वाला है। और जनता को जाके बताओ, इन लोगों ने अति पिछड़ा को जाति सूचक बोल करके उनके प्रति चोर शब्द का इस्तेमाल करके गाली देने का प्रयास किया, उसके बाद माफी भी नहीं मानी। ऐसे अहंकारी पार्टी और नेताओं को, जनता को प्रजातांत्रिक तरीके से उनके लिए सदा सदा के लिए जवाब देना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने राहुल गांधी मामले में कांग्रेस के आंदोलन पर कहा कि पहले ओबीसी की तौहीन की जाती है और माफी नहीं मांगी जाती है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने मुल्क की तौहीन की है, उन्हें किसी की भी तौहीन करने का हक हासिल नहीं है। ऐसा कश्मीर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और लगातार हमने कश्मीर के लिए काम किया है। कश्मीर के विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, कश्मीर के विकास के लिए अपने सभी मंत्रियों को वहां भेजा। और कल जिस तरह नितिन गडकरी जी ने करोड़ों रुपए की सड़कों की घोषणा की, ये बदलता हुआ कश्मीर है। ये अब्दुल्ला, मुफ्तीज और नेहरू गांधी परिवार का, उनकी गलतियों का कश्मीर अब हमने सुधारा है। उन्होंने नौजवानों के हाथ में पत्थर फेंके, पकड़ाए थे, हैंड ग्रेनेड पकड़ाए थे, AK-47 की बंदूकें पकड़ाई थी। अब वही जम्मू कश्मीर का नागरिक विकास की बड़ा है। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना है। विकास की नई गाथा जम्मू कश्मीर में लिखी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो आज़ा का अतिया देने के लिए आगे आएं। मन की बात प्रोग्राम के 99वें एपिसोड में मुल्क से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे कई जरूरतमंद लोग हैं जो आज़ा अतिया करने वालों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। पीएम ने इस बात पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि उनकी सरकार आज़ा के अतिया के लिए मुल्क में एक यकसा पॉलिसी पर काम कर रही है। हुकूमत ने ऑर्गन डोनेशन के लिए उम्र 65 साल से कम करने की हद खत्म करने का भी अहम फैसला किया है। आज मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने अमृतसर के रहने वाले वालिदैन सुखबीर सिंह सिंधु और उनकी अहलिया सुप्रीत कौर से बात की, जिन्होंने 39 दिन की अपनी बच्ची के इंतकाल के बाद उसके आज़ा अतिये में दे दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके नेक काम के लिए उनकी बेहसताइश की और कहा कि कई लोग उनकी दास्तान सुनकर किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आएंगे।
एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन सुखबीर सिंह सिंधु जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। अबाबत कौर के वालिद ने पीएम मोदी का बेहद शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से पूरी दुनिया को उनकी कहानी मालूम हुई। पीएम मोदी ने आज बच्ची के मां बाप से तफसीली बातचीत की, जिसे मन की बात में नश्र किया गया और जिसे पूरी दुनिया ने सुना। मरकजी वज़ीर दाखिला ने आज कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। जनूबी रियासत में इंतखाबात के पेश नज़र अमित शाह के इस दौरे को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। उन्होंने बीदर के मुकाम पर जलसे से खिताब करते हुए कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को बर्खास्त करने का दिफा किया और कहा कि रिजर्वेशन आईनी लिहाज से सही नहीं था और वहीं कोटा फुकलग्गा और लिंगायत तबकात को दिया गया। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद मुक्ति का भी मामला उठाया और कहा बीदर को भी निजाम की जाबिराना हुक्मरानी से आजाद कराने में सरदार पटेल ने अहम किरदार अदा किया था। अमित शाह ने रायचूर और दीगर मुकामात पर भी जलसों से खिताब किया। आज का दिन मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यही गोरता गांव के अंदर सैकड़ों लोगों को क्रूर निजाम की सेना ने सिर्फ 2.5 फुट का तिरंगा फहराने के लिए मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, उसी भूमि पर कोई न छू पाए इतना बड़ा 103 फुट ऊंचा तिरंगा फहराने का काम आज यहां पर हुआ है। बीदर के गुराटा गांव में कौमी परचम लहराते हुए अमित शाह ने कहा कि जालिम निजाम की फौज ने छोटा सा तिरंगा लहराने पर सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया था, लेकिन आज यहां पर 103 फीट लंबा कौमी परचम लहराया गया है। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जलसे आम से खिताब किया। कंधार लोआ में जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि वो यहां पर बीसी तबके को इंसाफ मिलने तक आते रहेंगे। उन्होंने मुल्क में हर जगह किसानों की फलाह बहबूद के अपने अज़्म का भी इआदा किया और तेलंगाना की तर्ज पर मुख्तलिफ स्कीमों से किसानों को फायदा पहुंचाने की बात भी कही। बीआरएस ने महाराष्ट्र में तमाम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र आने के बजाय तेलंगाना को ठीक ढंग से देख लेने के फडणवीस के तबसरे का जवाब देते हुए केसीआर का कहना था कि मुल्क में आने वाले किसानों के तूफान को कोई भी रोक नहीं पाएगा। कल परसों कुछ लोग मेरे पास पश्चिम महाराष्ट्र से आए थे। वो मुझसे लड़ रहे थे कि बार बार नांदेड़ जा रहे हो, क्या शोलापुर नहीं आना है? मैं बोला भाई जरूर आएंगे, लेकिन नांदेड़ में जो प्यार ज्यादा मिल रहा है इसलिए मुझे वहां खींच के लेकर जा रहा है। ये जो आपका प्रेम है, मुझे कुछ ही समय में दोबारा यहां आना पड़ा है। अच्छी बात है। इस सभा में आने वाले लोगों को रोकने के लिए गांव में दावतें दिए जा रहे हैं, बकरे भी कट रहे हैं। ये बात मेरे से ज्यादा आप अच्छा जानते हैं। और अभी मुझे खबर मिला है कि नांदेड़ चौराहे के पास लोगों को यहां नहीं आने देने के लिए
डाइवर्ट करके बाजू किए जा रहा है। ऐसे काम बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बड़ी किसानों की तूफान अगर आ जाए, ये सारे चीज हमको नहीं रोक पाएंगे। पीछे जब मैं नांदेड़ में आया था, यहां के उप मुख्यमंत्री माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हो देवेंद्र फडणवीस जी मेरे बारे में कुछ कह रहे थे कि चंद्रशेखर जी, आपका काम तेलंगाना में है, तेलंगाना को देख लो, यहां क्या काम है। मैं भारत का नागरिक हूं, भारत के हर एक राज्य में मेरा काम है। दूसरा बात यह है, मैं साफ बताए देता हूं कि तेलंगाना का जो मॉडल है, किसानों को निवेश के लिए हर एकड़ में 10,000 रुपए देना चाहिए। उद्धव ठाकरे की मालेगांव में रैली पर देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी ली है। रैली में उर्दू के बैनर लगाने का उन्होंने मामला उठाया। महाराष्ट्र के न्याय विजयाला का कहना है कि वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। फडणवीस का कहना है कि उद्धव धड़ा जिस तरह से दूसरों को खुश करने में लगा है, वो उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा ठाकरे को इस मामले में बाला साहब को जवाब देना पड़ेगा। मालेगावात सभा आहे, अवघ्या काही तासामध्ये उर्दूमध्ये बॅनर देखील लागलेले आहेत। आपण खेडमध्ये देखील बघितलेलं की मौलानाकडून आवाहन करण्यात आलेलं आणि उर्दू बॅनर लागले। मला असं वाटतं की आता हे मला विचारण्यापेक्षा त्यांनाच आपण विचारा की आता त्यांना हे भूषणावं वाटतं का, आली जनाब वगैरे जे काही आहे ते त्यांना भूषणावं वाटतं का, हे त्यांनाच विचारा। पण मला वाटतं काही त्याला हरकत नाही आहे। शेवटी उर्दू एक भाषा आहे, त्यामुळे त्या भाषेमध्येही कोणी जर काही म्हटलं तर हरकत नाही। आमचं म्हणणं एवढंच आहे, आम्ही कुठल्याही धर्माच्या विरोधात नाही, आम्ही आहोत लांगुल चालनाच्या विरोधात। आणि आता जर काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत जाऊन ते लांगुल चालन करत असतील तर त्यांना याचं उत्तर कधीतरी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंना द्यावं लागेल। शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने उर्दू जबान में शाये पोस्टर पर जारी सियासत पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दीगर जबानों की तरह उर्दू भी एक जबान है, इसलिए इस पर सियासत से बाज रहना चाहिए। मैं ये दिखाना चाहूंगी, ये कौन सा पोस्टर है, ये किसका पोस्टर है। एक और चीज दिखाना चाहूंगी, ये किसका पोस्टर है, ये कौन है, किसके कौन है ये, आशीष शेलर मुंबई प्रेसिडेंट है। ये किसमें कौन सी भाषा में लिखा है, किसके क्या विश कर रहे हैं, हमें दिखा। और देश प्रदेश में एक बेहद अच्छी खबर, हिंदुस्तान की स्टार बॉक्सर निगाह जरीन ने दिल्ली में जारी खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 50 किलोग्राम के जुमरे में गोल्ड मेडल जीत लिया। इतवार के मैच में निगाह जरीन ने वियतनाम की थीथाम इंगोन को 0-5 से शिकस्त दी। निगाह जरीन का ये दूसरा आलमी टाइटल है। निगाह ने फाइनल में जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो मुकाबला शुरू होते ही अपने हरीफ पर हावी हो गई। उन्होंने 5 जजों को अपने घूंसों से मुतासिर किया। उनकी कारकर्दगी देखकर सभी हैरान रह गए। निगाह जरीन पिछले कुछ अरसे से जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं और अब वो हिंदुस्तानी खवातीन की बॉक्सिंग की पोस्टर गर्ल भी बन चुकी हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निगाह जरीन के बाद भारत की लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर गोल्ड पर अपना कब्जा जमा लिया। लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बेटियों की इन उपलब्धियों से भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।